हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लास। पिछले लेक्चर में हमने डाइनाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करी थी। तो आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। जिसमें आता है आपका H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाइट्रिक एसिड। पी ब्लॉक का वन ऑफ द फेवरेट बोल सकते हैं। नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों की स्टडी बहुत डीप में करेंगे हम। ठीक है, तो अपने पास आ गया ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नॉमेनक्लेचर तो मालूम ही होगा आपको कि जब नाइट्रस एसिड में से एक ऑक्सीजन हम रिमूव करते हैं तो जो एसिड हमें मिलता है उसको हम हाइपो बोलते हैं। क्लियर है? नॉमेनक्लेचर हम बाद में देखेंगे दोबारा से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रस एसिड HNO2। तो जैसा हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे कि सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर उसकी केमिकल रिएक्टिविटीज़, किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या क्या बना रहा है, और उसके बाद हम उसका यूजेज देखते हैं। तो वैसे ही नाइट्रस एसिड, तो बेरियम नाइट्राइट का जब हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो ये हमें देता है नाइट्रस एसिड। और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी देता है। मैंने आपको बताया भी है कि पीपीटी वाली बात जितनी भी आती है कलर की, ये दोबारा से हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वाइट पीपीटी देता है, तो ये नीचे आ जाता है और ये हमारा सॉल्यूशन में मिल जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। ये नोट डाल के आप लिख लेना। क्या बोला मैंने? ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। आई होप आपको सॉल्युबिलिटी का पूरा ट्रेंड याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं देख सकूं कितने लोगों को नहीं मालूम है, और फिर मैं आपको सॉल्युबिलिटी का भी एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। ओके, अब ये हो गया अपना प्रिपरेशन। प्रॉपर्टी देखते हैं। तो लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो रहते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो यहाँ देखो आप HNO2, ये है कितने पे? +3। ठीक है, तो ये टूटेगा, तो ये टूटता है तो ये हमें देता है HNO3 + NO + H2। तो ये टूटा तो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा +5, और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों का एवरेजिंग करेंगे तो आपको फिर से +3 मिल जाएगा। इनकेस अगर नहीं मिलता है तो मॉलिक्यूल्स का स्टोइकियोमेट्री आप चेक करना, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या लिख सकते हो आप? आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है HNO2 ये अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल होने की वजह से ये HNO3 और NO में टूट जाता है। नेक्स्ट ऑक्सी एसिड है HNO3, नाम तो सुना ही होगा, नाइट्रिक एसिड। और इसको जितना स्टार दो उतना कम है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लेनर स्ट्रक्चर, और ये कलरलेस रहता है, बट जब इसको थोड़ी देर तक हम छोड़ देते हैं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है अपीयरेंस ऑन स्टैंडिंग। क्योंकि जब इसको हम छोड़ते हैं तो ये NO2 बनाता है, और NO2 को मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि NO2 जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। बोला था NO2 बहुत आने वाला है, ठीक है। और जब वापस से हम इस सॉल्यूशन को एजिटेट करेंगे जिसमें HNO3 है तो ये ब्राउन कलरेशन डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। HNO3 प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके, HNO3 जो है प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर का या येलो कलर का जैंथोप्रोटीन बनाता है। HNO3 reacts with protein and form जैंथोप्रोटीन्स। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। इसको लिखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मेथड देखते हैं। फर्स्ट, बर्किलैंड आइडे मेथड, बर्किलैंड आइडे मेथड। ये पुराना मेथड है जहाँ से हम HNO3 बनाते थे पुराने ज़माने में, काफ़ी महंगा मेथड था। तो इसमें हमने N2 + O2 बहुत हायर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया, हायर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया तो ये NO में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि NO दोबारा से हम बनाने वाले हैं। अब ये NO ऑक्सीडाइज करता है और NO2 बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। पहला प्रोसेस था NO बनाना। जब भी आपको नाइट्रिक एसिड बनाना हो तो सबसे पहला काम जो है वो NO बनाना है। NO बना लिया तो नाइट्रिक एसिड बना लोगे। अब देखो ज़रा, NO2 जो होता है इसको बोलते हैं मिक्स्ड एनीहाइड्राइड, मिक्स्ड एनीहाइड्राइड। एनीहाइड्राइड क्या होता है? पानी निकालते हैं, एनीहाइड्राइड बनता है ना पानी निकालते हैं। तो ये देखो, इसको पानी देते हैं, तो ये बनाएगा अपना H2N2O5। और ये है क्या? देखो ये है अपना HNO2 + HNO3। ये क्या है? देखो ये नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड। क्लियर? तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड को जब हम मिलाते हैं और एक पानी निकाल देते हैं तो ये वापस से हमें NO2 मिल जाएगा। समझ में आया? अब इसको उल्टा सोचो आप, इन दोनों को मिक्स किया तो ये मिला। अब इसमें से मैंने वाटर निकाला तो N2O4 मिल गया। और N2O4 है क्या? इसका डाइमराइजेशन, दैट्स वाई इसको बोलते हैं मिक्स एनीहाइड्राइड। तो ये NO2 मिल गया। हमने यहाँ पे पानी मिलाया तो हमें क्या मिलेगा? पानी मिलाया तो क्या मिलेगा? HNO2 + HNO3। हमें HNO3 ही तो चाहिए। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या? मिल गया नाइट्रिक एसिड। अब देखो ज़रा आप यहाँ पे HNO2 अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है ना, तो ये टूटेगा तो ये बनेगा फिर से HNO3 + NO + H2O। अब देखो
ये अनस्टेबल है, तो फिर से हमें HNO3 मिल गया और NO मिल गया, और हमारा मोटिव क्या था, NO ही बनाना। अगर ये NO मिल गया तो दोबारा से हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये NO मिला तो दोबारा से हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो दोबारा से हम NO को ऑक्सीडाइज करा देंगे, NO2 मिल जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, HNO2 मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर, समझ में आया? दूसरा मेथड देखते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा चलता है, उसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। इसमें अमोनिया लेते हैं और अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यहाँ से हमें NO मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया 500 केल्विन, 9 ATM प्रेशर, और प्लेटिनम की रॉड ले लिया प्रोमोटर के लिए, तो NO मिल गया। फिर से NO का ऑक्सीडेशन करा लो आप, NO2 मिल गया, फिर NO2 को हाइड्रोलिसिस करा लो, तो HNO3 मिल गया प्लस HNO2 मिल गया। HNO2 अनस्टेबल है, तो ये HNO3 प्लस NO में टूटेगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या? तो बेसिक हमारा फंडा क्या है, देखो आप, NO बनाना। बेसिक फंडा क्या है, NO बनाना। एक बार NO मिल गया, काम अपने आप शुरू हो जाता है। देख रहे हो, दोनों में बस NO बनाना है। NO कैसे बना रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज कर रहे हैं, इसमें हमने अमोनिया का यूज किया है। बात समझ में आई? ये मेथड बहुत महंगा है, ये पुराने ज़माने में यूज करते थे, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और ये लेटेस्ट मेथड 68% नाइट्रिक एसिड यहाँ मिल जाता है हमें। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तीसरा मेथड देखते हैं, लेबोरेटरी मेथड। सोडियम नाइट्रेट लिया, आसानी से लैब में अवेलेबल है, और इसमें H2SO4 ऐड किया। तो यहाँ पे देखिए इसकी बेसिसिटी 2 है, 1 मोल हमारे पास Na है, तो ये मिल जाएगा हमें NaHSO4 प्लस ये इसका एक H ले लेगा। समझ में आ रहा है? ये नाइट्रेट जो है एक H ले लेगा, तो यहाँ से हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। बात समझ में आई? यह है लेबोरेटरी मेथड। इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। मैंने आपको पहले ही बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएजेंट है। तो पहला एसिडिक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी में बात करें अगर, तो बेस के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, तो बेस के साथ रिएक्ट कराओ, नाइट्रेट बनाएगा, बेरियम नाइट्रेट, सॉल्ट प्लस वाटर। और देख लेते हैं, अगर मैं इस सॉल्यूशन का कलर आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप, बताओ? Zn+2 पे है, Zn+2 पे है, तो क्या कलर देगा? वाइट। क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं।
ये कौन सा कलर देगा? ब्राउन। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या देगा? लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब ये बताओ SHNO3। तो यहाँ पे ये Pb3O4 जो है ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड। एक बार और मैंने मिक्स्ड ऑक्साइड की बात की थी मेटलर्जी में, Fe3O4 सेम यहाँ पे है, ये है PbO प्लस PbO2। ठीक है, इसमें अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो ये केवल इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो आप जितने रिएक्शंस हो रहे हैं ध्यान से देखो आप, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो ये +2 है तो ये भी +2 है, ये +2 है, ये भी +2 है, ये +3 है, ये भी +3 है, +2 तो +2। तो इसमें जो +2 वाला है वो तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन +4 वाला रिएक्ट करेगा? बताओ। तो ये +4 अनस्टेबल, तो ये लेड नाइट्रेट बना लेगा प्लस PbO2 हमारा एज इट इज रह जाएगा प्लस वाटर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रेड लेड। कॉमन लैंग्वेज में इसको सिंदूर बोलते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। और एग्जांपल देखते हैं। ZnO प्लस HNO3, फिर से जिंक का नाइट्रेट दे देगा प्लस H2O, CuO प्लस HNO3, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O। इसका कलर बताइए। कॉपर +2 पे है तो ब्लू कलर। Na2CO3 प्लस HNO3, ये क्या देगा? NaNO3 प्लस H2CO3, और ये अनस्टेबल होता है तो ये टूटता है तो H2O प्लस CO2 देता है। एक और देखते हैं। NaHCO3 प्लस HNO3, ये 2 मोल ले लीजिए यहाँ पे। ये फिर से सेम देगा NaNO3 प्लस H2CO3, और ये अनस्टेबल होता है तो ये टूटेगा तो H2O प्लस CO2। तो हमने देखा HNO3 का एसिडिक प्रॉपर्टी, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। नेक्स्ट बात आती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ रिएक्शन। देखते हैं। तो देखो पहला मेटल वेरी डाइल्यूट HNO3, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मान के चलो 6% मोलारिटी। यहाँ पे हम लिखते हैं डाइल्यूट
HNO3, ये 20% मान लो और ये 60% मान लो, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और ये मेटल ले रहे हैं विच लाइज above H प्लस इन रिएक्टिविटी सीरीज। समझना भाई, यहाँ पे हमने लिया कि वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में H के ऊपर आते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ, इसका SRP का जो डेटा होता है, SRP वो निगेटिव होता है। जैसे एग्जांपल ले लें, जिंक, Fe, ये सारे आते हैं। समझ में आई बात? तो देखो वेरी डाइल्यूट HNO3, एक चीज़ याद रखना कि अगर मेटल के साथ HNO3 रिएक्ट करता है तो सबसे पहली बात मेटल नाइट्रेट ज़रूर देगा, ठीक है। यहाँ पे देता है अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे देता है N2O और यहाँ पे देता है NO2। टेंशन मत लो, सब्र रखो, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, सेम मेटल और यहाँ पे सेम लेंगे, वेरी डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 और यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3। और यहाँ मेटल इसका उल्टा ले लेंगे, मेटल जो है इसके उल्टा ले लेंगे, तो क्या होगा, विच लाइज बिलो H प्लस इन रिएक्टिविटी सीरीज। और क्या बोल सकते हैं, SRP पॉजिटिव। एग्जाम्पल में इसमें ले सकते हैं हम Ag, कॉपर। और इस मेटल में Pb भी आता है, ध्यान देना, Pb भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Pb SRP का डेटा जब देखोगे आप तो रिएक्टिविटी सीरीज में H प्लस के ऊपर आता है, जस्ट आता है, लेकिन Pb इसमें आता है, ठीक है। अब वेरी डाइल्यूट अगर नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो ये नो रिएक्शन, बाकी मेटल नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पे हमें मिलता है NO और यहाँ मिलता है NO2। क्लियर? याद कैसे करना है, देखो अगर कंसंट्रेटेड लिया, भाई सबका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, यहाँ पे सबका कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए। अगर कंसंट्रेटेड लिया, देखो कंसंट्रेटेड लिया तो ये तो फिक्स हो गया, NO2 दोनों मिल रहा है। मैं बोला था आपको NO2 बार बार आएगा, ब्राउन कलर गैस, तो ये तो फिक्स हो गया। प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ NO मिल रहा है, यहाँ N2O मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है। तो याद कैसे करेंगे, देखो मेटल विच लाइज एबव H प्लस इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, SRP का डाटा निगेटिव, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो इनके पास अगर आप नाइट्रिक एसिड डाल रहे हो तो ये हंसना शुरू कर देते हैं। हंसना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि बोलेंगे अरे ये तो कमज़ोर एसिड है, जबकि ये है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये तो कमज़ोर एसिड है, तो इसको हम आसानी से खा सकते हैं। तो इनको हंसी आती है, तो जब हंसी आती है तो ये याद रखना आप, ये N2O देते हैं, ठीक है, नाइट्रस एसिड। बात समझ में आ रही है? फिर से समझो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर मिलते हैं H प्लस के वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो उनके लिए ये जो नाइट्रिक एसिड है ये लग रहा है अरे ये तो कमज़ोर है, तो इनको हंसी आती है। तो हंसी से याद रहेगा आपको N2O। यहाँ पे देखो ये नीचे है तो ये रोने लगते हैं, तो इनको नो हंसी आती है। ये क्या है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नो हंसी आती है। बात समझ में आई है? यहाँ पे क्या है, नो हंसी, और ये हंसी आती है, लाफिंग गैस है।
समझ में आया, याद हो जाएगा। ये बहुत कमज़ोर हैं और वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये रिएक्शन ही नहीं कर पाते हैं, ये बहुत कमज़ोर हैं पहले से। और यहाँ पे देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं H+ के, समझ में आ रहा है, बहुत रिएक्टिव हैं। तो अगर इनको वेरी डाइल्यूट HNO3 भी देते हो, थोड़ा भी HNO3 देते हैं ना, तो भाई ये खा लेते हैं, ये खाते हैं और ये बनाएंगे अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये देखो मेटल नाइट्रेट सब में बन रहा है, मेटल नाइट्रेट तो बनना ही बनना है, बस इस केस में नहीं बन रहा है, इस केस में नहीं बन रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, H+ के ऊपर आ रहा है, तो ये तीनों रिएक्शन देगा, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। लेकिन उसमें पहले में अमोनियम नाइट्रेट देता है और जब डाइल्यूट लेते हैं तो हंसने लगता है, समझ में आ रहा है, हंसेगा तो ये लाफिंग गैस निकलेगी। और NO2 तो फिक्स है, कंसनट्रेटेड में NO2 फिक्स है। यहाँ पे नो हंसी आती है डाइल्यूट में, नो हंसी आती है डाइल्यूट में। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए बहुत अच्छे से कि अगर मेटलॉइड है कोई, और ये कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, जैसे मान लो SbAs, मेटलॉइड याद हो गए होंगे आपको सारे। तो ये इसका एक एसिड देगा प्लस NO2 गैस देता है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए Sb ले लिया मैंने, तो ये कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो H3SbO4 प्लस NO2। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो ये इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे भेजेगा। और ये Sb कौन से ग्रुप का है, नाइट्रोजन फैमिली का ही तो है, नाइट्रोजन फैमिली का ही है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ये किस पे जाएगा, +5 पे। बात समझ में आ रही है। चौथा पॉइंट लिखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टिन अपनी औकात दिखाता है, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में टिन भी H+ के ऊपर आता है, जैसा इसे फॉलो करना चाहिए था। वेरी डाइल्यूट HNO3 मेटल नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट देता है। एज यूजुअल जब डाइल्यूट लिया तो जैसा इसे फॉलो करना चाहिए था, मेटल नाइट्रेट प्लस N2, हंसी आनी चाहिए थी, ये नहीं होती है। यहाँ पे भी अमोनियम नाइट्रेट ही देते हैं। और जब कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो एज यूजुअल मेटल नाइट्रेट बनना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं बनता है मेटल नाइट्रेट, यहाँ बनता है H2SnO3, स्टैनिक एसिड बनती है, स्टैनिक एसिड इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। प्लस NO2 गैस रिलीज हो जाएगी। याद करने का तरीका बताता हूँ। तो Sn को हम टिन बोलते हैं, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई अगर बच्चा ज़्यादा नखरे करता है तो उसको बोलते हैं टिन टिन कर रहा है या फिर टिन टान कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो टिन जो है वो टिन टिन कर रहा है, मतलब नखरे कर रहा है। तो टिन देखो, टिन टिन टान कर रहा है, स्टैनिक एसिड बना रहा है। याद रहेगा क्या, देखो यहाँ बीच में लिखा हुआ है टैन। याद करने का तरीका है, आप अपने तरीके से देख सकते हो। तो जब भी टिन आएगा तो याद रखना है कि टिन 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 करता है, ठीक है। टिन क्या करता है, टिन टिन करता है। तो अपना स्टैनिक एसिड बनाया, यहाँ पे जो रिएक्शन फॉलो होने चाहिए थे वो भी नहीं फॉलो हो रहे हैं। यहाँ N2O बनना था, नहीं बना। रिएक्टिविटी सीरीज में ये भी H+ के ऊपर ही आता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अब 1000 रुपये का नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 रुपये का नोट इसीलिए है, पहला जो नेटिव मेटल्स होते हैं AuPt, ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Ag यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है, बट AuPt नहीं कर पाते हैं। दूसरा एल्युमिनियम क्रोमियम भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, एक पैसिव लेयर फॉर्मेशन कर देता है। एल्युमिनियम क्रोमियम फॉर्म्स अ पैसिव लेयर। ऊपर में एक पैसिव लेयर
फॉर्मेशन कर देता है Al2O3 एल्युमिनियम का, Cr2O3 का। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, थोड़ा रिएक्ट करेगा शुरुआत में, उसके बाद से ये भी रिएक्ट करना बंद कर देगा। आयरन की भी बात कर लें तो आयरन भी 80% कंसनट्रेशन पे HNO3 के साथ नो रिएक्शन, इसके बाद नहीं करता है। ये भी क्या करेगा, फॉर्म्स अ पैसिव लेयर। एक और केस लिखिए, Mn2+ या Mg2+, अगर ये 2% HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये H2 गैस रिलीज करेंगे प्लस मेटल नाइट्रेट बना लेंगे। एक और पॉइंट लिखिए, कॉपर अगर 6 मोलर HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर नाइट्रेट तो देगा ही, रिएक्टिविटी सीरीज में H के नीचे आता है तो H के नीचे आता है तो NO भी देगा और NO2 देगा। स्पेशल केस है, NO+ NO2 देता है, स्पेशल केस है। नेक्स्ट देखते हैं, Hg अगर डाइल्यूट HNO3 रहे तो Hg 2+ में जाएगा और NO देगा। कंसनट्रेटेड HNO3 रहे तो Hg 2+ में जाता है और यहाँ पे NO2 देता है। इसको लिखिए, क्वेश्चंस करते हैं। अगर डाइल्यूट HNO3 मैंने लिया तो I नेगेटिव किस पे जाएगा बताओ, Br नेगेटिव किस पे जाएगा, S2 नेगेटिव किस पे जाएगा, SO2 किस पे जाएगा, और गैस कौन सी रिलीज होगी ये बताओ आप। तो डाइल्यूट लिया है और ध्यान से देखो, ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज में H+ के नीचे आते हैं तो यहाँ पे गैस होगी NO, ये ऑक्सीडाइज होगा I2 में जाएगा, ये Br2, ये S, हमेशा याद रखना H2 नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है तो S पे जाता है, कोलाइडल सल्फर बनता है। ठीक है, ये हाईएस्ट पे जाएगा। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद बात आती है एक्वा रेजिया की। एक्वा रेजिया, तो ये एक्वा रेजिया जो है एक सॉल्यूशन होता है जिसमें HCl + HNO3 होता है। तो HCl + HNO3 रहता है, कंपोजिशन 3:1 रहता है। याद करने का तरीका, जिसमें 3 है उसमें 3 नहीं आता है, हो जाएगा याद, जिसमें 3 है उसमें 3 नहीं आता है। तो एक्वा रेजिया का यूज करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व तो नहीं हो रहा था, इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। देखो आप, HCl + HNO3 3 मोल ले लिया तो ये हमें नेसेंट क्लोरीन देता है प्लस NaCl + H2O। अब ये नेसेंट क्लोरीन क्या करेगा, Au के साथ रिएक्ट करेगा या प्लैटिनम के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो ये क्लोराइड बना लेगा, ये भी क्लोराइड बना लेगा। HCl के साथ रिएक्शन करा दो आप, तो यहाँ पे बनाएगा आपका, इसको बोलते हैं ऑरिक एसिड, और ये बना लेगा आपका H2PtCl6, ये होता है प्लैटिनिक एसिड। बात समझ में आई आपको? एक्वा रेजिया का यूज क्या होता है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व करने में। कैसे डिजॉल्व कर रहा है, यहाँ पे नेसेंट क्लोरीन मिल रहा है, ये नेसेंट क्लोरीन आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। बात समझ में, इसको नोट करिए।
नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स देखो ज़रा, जैसे आयोडीन है और इसमें हमने HNO3 ऐड किया तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। आयोडीन अभी है कितने पे, 0 पे, तो ये जाता है आपका बन के +5 पे। क्लियर। दूसरा देखते हैं, कार्बन प्लस 4HNO3। अब देखो कार्बन यहाँ पे 0 है, कार्बन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, भेजो आप। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो जाएगा, CO2 प्लस 4NO2, ठीक है, प्लस 2H2। तो यहाँ पे आयोडीन आपका हो गया +5 पे, कार्बन हो गया +4 पे। नेक्स्ट सल्फर प्लस HNO3, तो ये आपका देगा प्लस यहाँ पे देखो आप, सल्फर अभी राइट नाउ कितना पे था, 0 पे, यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे +6 पे चला गया। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखते हैं, फास्फोरस का रिएक्शन करा देते हैं HNO3 के साथ, तो ये फिर से इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, तो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रिक एसिड कर क्या रहा है, जो भी हमारे नॉन मेटल है उसको उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे भेज रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ फास्फोरस आपका 0 पे था और यहाँ पे +5 है, ठीक है, इसको लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्रैकेट में और लिख सकते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रेट एनायन। ये दोबारा से आएगा जब नाइट्रेट के टेस्टिंग की बात करेंगे, तो टेस्ट फॉर नाइट्रेट एनायन। तो इसमें हम नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं Fe+2 के साथ। तो इसमें ये Fe+2 क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको रिड्यूस करेगा, तो Fe+2 से +3 पे चला जाता है, नाइट्रेट को NO पे भेजता है। फिर देखिए और ये NO रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स को ही हम ब्राउन रिंग बोलते हैं। ये पूछेगा आपसे। वैसे मैंने आपको ये कॉम्प्लेक्स कराया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यहाँ पे NO को बोला था कि ये +1 होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, और ये भी +1 होगा, ठीक है, +1 तभी तो टोटल +2 चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्राउन रिंग में Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, NO पे चार्ज कितना होता है। बात समझ में आई। देखो ये टेस्ट कराते कैसे हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में कोई भी नाइट्रेट सॉल्यूशन है, नाइट्रेट अवेलेबल है, उसमें हमने डाइल्यूट FeSO4 मिलाया, मतलब Fe+2 मिलाया SO4, और ये है डाइल्यूट। तो Fe+2 मिल गया, नाइट्रेट मिल गया, Fe+2 मिल गया, नाइट्रेट मिल गया, एक्वा सॉल्यूशन है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से एकदम
ऐसे ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब, तो एकदम कॉर्नर से धीरे धीरे कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। जब भी कंसनट्रेटेड आए, इवन जब आप लैब में भी जाओगे ना तो बहुत ध्यान रखना, कंसनट्रेटेड टर्म बहुत खतरनाक होता है, खास करके एसिड्स के केस में। लैब में अगर आप थोड़ी लापरवाही करोगे तो आपकी बॉडी जल सकती है। एसिड्स में बहुत अच्छी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की कैपेसिटी होती है। इसके बाद H2SO4 में हम पढ़ने वाले भी होते हैं, पूरा जला देता है। एसिड अटैक में यही तो होता है कि अपना जो स्किन है उसका वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पूरा ब्लैक पड़ जाता है। तो बोलते हैं कि जो तेजाब गिरता है, एसिड गिरता है बॉडी पे, वहाँ पे उसको जला देता है। तो जलाने का यही मतलब होता है कि वो उसका पानी पूरा निकाल लेता है। तो ये धीरे धीरे हमने यहाँ से मिलाया, ये है क्या, कंसनट्रेटेड H2SO4, H2SO4, ये धीरे धीरे ले आया। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, या आप लैब में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे ये जंक्शन पे ही एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से टेस्टिंग हो जाती है कि इसके अंदर नाइट्रेट है। बात समझ में आ गई? ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, भूल गए होंगे, ठीक है, लिख लो इसको। तो हमने नाइट्रिक एसिड को बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड में हमने प्रिपरेशन देखा, तो प्रिपरेशन के 3 मेथड देखे। पहला, किसी तरीके से NO बनाना है, तो पहला मेथड जो था हमारे पास बर्कलैंड आईडी मेथड था, जिसमें N2+O2 लिया, स्पार्किंग कराई और NO बना लिया। NO मिल गया तो NO का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो गया तो मैंने बताया आपको NO2 जो होता है वो मिक्स्ड एनीहाइड्राइड होता है, और मिक्स्ड एनीहाइड्राइड को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें HNO2 + HNO3 मिलता है। HNO3 मिल गया, HNO2 अनस्टेबल होता है तो वो दोबारा से टूटेगा HNO3 + NO में, काम बन गया। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड में भी हमने सेम काम किया था, लेकिन वहाँ अमोनिया लिया था, अमोनिया + O2, और वो हमें NO दिया। फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, NO से NO2 बनाया, NO2 के बाद फिर उसको हाइड्रोलिसिस कराया तो HNO3 मिला और HNO2 मिला। HNO2 अनस्टेबल होता है तो वो दोबारा से टूटता है HNO3 + NO में, क्लियर। और तीसरा मेथड हमने बताया लेबोरेटरी मेथड, तो उसमें भी हमने नाइट्रेट लिया और उसका एसिडिफिकेशन कराया। तो जैसे NaNO3 + H2SO4, तो H2SO4 की बेसिसिटी तो 2 है, बट हमारे पास Na1 ही है, तो NaHSO4 मिल जाएगा और HNO3 मिल जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद हमने उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी देखी। किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वो सॉल्ट + वाटर दे रहा है, क्लियर। लेकिन हमने एक जगह गड़बड़ी देखा, Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड में, जहाँ पे Pb+4 वाला जो था वो रिएक्शन नहीं कर रहा था। समझ में आया? पूरा जो था कन्वर्जन नहीं था, Pb+2 वाला रिएक्ट कर रहा था, बाकी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, बाद में कुछ पॉइंट्स भी लिखाए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआत के 2 कैटेगरी, एक H+ के ऊपर वाले रिएक्टिविटी सीरीज वाले और एक H+ के नीचे वाले। ये याद रखना, SRP के डाटा जिसका नेगेटिव है मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये याद रखना, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो ऊपर रहेंगे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, पहला वेरी डाइल्यूट, दूसरा डाइल्यूट और तीसरा कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ H+ के ऊपर वाले भी H+ के नीचे वाले, ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे और मेटल नाइट्रेट + NO2 दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जब वेरी डाइल्यूट ले रहे थे तो H+ के नीचे वाले, जो नीचे वाले हैं SRP के डाटा जिनका पॉजिटिव है, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो ऊपर वाले हैं मोर रिएक्टिव है, वो रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट बना रहे थे। और जब डाइल्यूट ले रहे थे, अप्रॉक्स 20% की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले हैं वो रिएक्ट करके हमें हंसी दे रहे थे, याद आ रहा है? जो स्ट्रॉन्ग है वो हंस रहे थे, N2O बना रहे थे, और जो वीक हैं वो नो हंसी आ रही थी, NO बना रहे थे। बात समझ में आई? हमने आपको ये भी बोला कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोअर वाला टर्म हमने लिखा है उसमें Pb का भी नाम लिया, क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि SN अपनी औकात दिखाता है, टिन 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 करता है, ठीक है, टिन 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 करता है। तो जब कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो स्टैनिक एसिड बना लेता है, और जब डाइल्यूट के साथ बनाएंगे या वेरी डाइल्यूट के साथ तो अमोनियम नाइट्रेट दे देता है। बात समझ में आई? कुछ पॉइंट्स हमने लिखवाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो उसमें बोला कि एल्युमिनियम क्रोमियम या फिर Fe को भी ले लीजिए, ये रिएक्शन करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं,
और बाद में एक पैसिव लेयर बना लेते हैं, तो उसके बाद रिएक्शन नहीं हो पाती है। नेटिव एलिमेंट्स जैसे AU और PTA अभी भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन AG कर जाता है। बात समझ में आई। और मैंने आपको बताया कि Mg+2 या Mn+2 को अगर HNO3 के साथ आप मिला रहे हो तो H2 गैस रिलीज होती है, साथ में उसका नाइट्रेट बनता है। बात समझ में आ गई। और हमने ये भी देखा कि कॉपर को अगर 6 मोलर HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस NO2 बनता है। ये स्पेशल केसेस है, शायद पूछा जाए, नहीं भी पूछा जा सकता, बट हमें आना चाहिए। ठीक। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और लास्ट में हमने ब्राउन रिंग टेस्ट देखा, जिसमें हमने ये देखा Fe+2 Fe+3 में जा रहा है और नाइट्रेट जो है वो NO बना रहा है और NO पे चार्ज कितना है +1, और वो FeH2O के साथ रिएक्शन करके और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं ब्राउन रिंग। और बहुत खूबसूरत सा ब्राउन रिंग जंक्शन पे आता है। ऊपर में मैंने बताया कि H2SO4 धीरे धीरे मिलाएंगे। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन ख़त्म होता है, नाइट्रोजन पूरा ख़त्म हुआ। अब इसके बाद बात आती है फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस में बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन हमें 3 ही पढ़ना है। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन हमें 3 ही पढ़ना है, वाइट, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वाइट फॉस्फोरस मोस्ट रिएक्टिव होता है एंगल स्ट्रेंथ की वजह से। इसमें एंगल आता है आपका 60 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन बताओ आप, sp3। ठीक है, ये वाइट हो गया। अब रेड और ये ब्लैक। रेड फॉस्फोरस में क्या होता है आपका कि ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बीच वाला बॉन्ड। रेड फॉस्फोरस कुछ ऐसा बनता है, ये बॉन्ड रहता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और ये आगे भी पी के साथ ऐसे आपका लीनियर चलता है। ब्लैक फॉस्फोरस पूरा ग्रेफाइट वाला स्ट्रक्चर अटेन करता है, हेक्सागोनल। पूरा हेक्सागोनल आता है, तो ये ब्लैक फॉस्फोरस हो जाता है। ऐसा अपना ब्लैक फॉस्फोरस चलता है। ये हाईली रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंगल स्ट्रेन की वजह से। ये लेसर देन दिस, लेस रिएक्टिव देन वाइट पी और ये लिस्ट रिएक्टिव। एक और पॉइंट लिख लीजिए, ये हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ से आप सोच सकते हो हाईली अनस्टेबल, और ये मोर स्टेबल और ये मोस्ट स्टेबल। ये इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CH2। कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी सेम, बट ये इनसॉल्युबल दोनों में होता है। ये दोनों में इनसॉल्युबल इन H2O ऑल्सो और इनसॉल्युबल इन CH2 ऑल्सो। ये ग्लो पैदा करता है डार्कनेस में, ग्लो प्रोड्यूसेस, नो ग्लो। तो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा हाउंड्स ऑफ द बास्करविले की कहानी। तो उसमें यही करते हैं कि वो जो कुत्ता था उसके बाहर पूरा हमने वाइट फॉस्फोरस लगा दिया, तो रात में ग्लो पैदा करता था, तो लोगों को लगता था कि कोई
जादू हो रहा है, कोई मायावी शक्ति है जो आ जा रही है, समझ में आ रहा है। तो ये वाइट फॉस्फोरस का ही यूज है। इसके अलावा जब ये एयर से रिएक्शन करता है तो ये P4O10 बनाता है, ये भी एयर के साथ रिएक्शन करता है तो P4O10 बनाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए और बात करते हैं इस पे। वाइट फॉस्फोरस को अगर 573 केल्विन पे हीट करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो ये हमें रेड फॉस्फोरस देता है। और इस रेड फॉस्फोरस को अगर हमने 803 केल्विन पे हीट किया सील्ड ट्यूब में, तो ये हमें देगा अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस। सिमिलरली अगर वाइट फॉस्फोरस को हमने 473 केल्विन पे हीट किया और हाई प्रेशर लगाया तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस देता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर वाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड NaOH के साथ करते हैं, वाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन कंसनट्रेटेड NaOH के साथ करते हैं तो ये हमें देता है PH3 प्लस NaH2PO2। ये होता है फॉस्फीन, NH3 का भाई PH3, और ये होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। ये +1 पे रहता है फॉस्फोरस। ये कई बार पूछा गया, हद से ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन पूछी गई है। JEE मेंस में भी पूछा गया है, JEE एडवांस में भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। तो याद करने का तरीका क्या है आपको कि P+1 पे रहता है। पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है, P+1 पे रहता है और जितना O रहेगा उतना ही H रहेगा। बात समझ में आया? P+1 पे रहता है और जितना H रहेगा उतना ही O रहेगा। तो देखो आप, अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो देखो O को आपने 1 ले लिया, बोला जितना O रहेगा उतना ही H रहेगा, तो H भी 1 होगा। सोडियम तो रहेगा ही ना, अगर ये एक भी सोडियम रहा तो P आपका 1 रहेगा, नहीं रह पाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन को 2 ले लो, हाइड्रोजन को 2 ले लो, एक सोडियम ले लिए, तो ये P+1 पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सोडियम को 2 भी नहीं ले सकते, तो ऐसे याद कर लेना। समझ में आया? नेक्स्ट अगले लेक्चर में करते हैं।